गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पहली यूनिट या फिर कह सकते हैं 6 नंबर यूनिट जो आपके हैं कक्षा 12 की, उसमें हमने 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए और उस यूनिट का एक चैप्टर हमारा रहा है चौथा चैप्टर। आज हम उसी की बात करेंगे। जनन वाली यूनिट का लास्ट जो आपके चैप्टर है उसकी बात जो है वो करने वाले हैं। तो आपके चैप्टर का क्या नाम है? जो 4 नंबर चैप्टर आपका है उसका नाम है जनन स्वास्थ्य। चैप्टर का क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य। देखिए, चैप्टर बिल्कुल सिंपल सा है और छोटा सा चैप्टर है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर इसको हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, उसकी बात जो है वो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की। जनन आप लोग जानते हो भाई, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन, जिसको हम लोग पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में भी जनन पढ़ा, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, ठीक है, और चौथा चैप्टर भी जनन से संबंधित ही हमारा है। दूसरा शब्द जो दिया हुआ है स्वास्थ्य, हेल्थ जिसे बोलते हैं, मतलब अंगों का सही तरीके से काम करना। व्यक्ति जो जिसके अंग सभी सही रूप से काम करते हैं उसे स्वस्थ व्यक्ति जो है वो बोला जाता है। यहाँ पे जनन से मतलब है जनन अंग। ठीक है, अगर जनन अंगों का सही तरीके से काम करना, ठीक है, जनन अंगों का स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? जनन अंगों का स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य जो है वो कहलाता है। ओके, इसकी परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियाँ क्या थी? देखिए, चैप्टर जो आपका है किताब एनसीईआरटी, उसके एक एक टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक है, जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियाँ और समस्याएं। तो कार्य नीतियों की अगर बात करें तो कार्य नीतियों के अंदर सबसे पहले जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम जो है वो भारत में ही शुरू किए गए थे। कहाँ शुरू किए गए थे? भारत में शुरू किए गए थे। भारत में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, ये भारत के अंदर ही या जनन स्वास्थ्य के से संबंधित जो कार्यक्रम थे सबसे पहले भारत में ही शुरू किए गए थे। और कौन सा? परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये 1951 के अंदर शुरू किया गया था। 1951 के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। कब हुई थी? 1951 के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। इसे आप लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है वो भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों शब्द जो है वो एक ही हैं। शुरुआत हुई थी 1951 के अंदर। ये थे कार्य नीतियाँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य या फिर परिवार नियोजन जो है। जनन स्वास्थ्य कार्य नीति की बात की हमने, इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम आया। अब परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों शुरू करने पड़े? इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या ऑब्जेक्ट्स जो थे, क्या काम लेने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो शुरू किए गए थे? तो देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम से सीधा सा मतलब ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को क्या करना? ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। ठीक है, वो किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या अन्य दूरसंचार के जो भी माध्यम है उनके माध्यम से क्या है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूली शिक्षा के अंदर किसको? जो यौन शिक्षा है उसको क्या देना? बढ़ावा देना। ठीक है, इसका ये भी एक मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगर बात करें जो बालक और बालिकाएं विवाह योग्य हो जाते हैं उनको भी इसके बारे में पूरा जो है नॉलेज देना, क्योंकि विवाह योग्य जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनके जनन अंग बिल्कुल सक्षम होते हैं जनन की क्रिया के लिए, तो उन्हें इसके बारे में पूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त करवाना। इसके अलावा इस कार्यक्रम के माध्यम से यौन उत्पीड़न या यौन संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे
जिसके कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है वो शुरू किया गया। मतलब अच्छी तरह से परिवार में जो सदस्य हैं उनका जो स्वास्थ्य है, जनन से संबंधित जो बीमारियां हैं या फिर अन्य जो भी जनसंख्या बढ़ोतरी है, उन सबको नियंत्रण करने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए थे, जिसके मैंने आपको 3-4 जो है वो उद्देश्य जो है बता दिए हैं। इसके बाद में आगे एक शब्द आपके दिया हुआ है, उस शब्द की बात करते हैं, और वो शब्द आपके जो है वो दिया हुआ है उल्बवेदन। क्या दिया हुआ है? उल्बवेदन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एमिनियोसेंटेसिस। क्या बोला जाता है? एमिनियोसेंटेसिस, उल्बवेदन। उल्बवेदन की अगर बात करें, एमिनियोसेंटेसिस की अगर बात करते हैं तो होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसी तकनीक होती है, ये एक क्या होती है? ऐसी तकनीक होती है जिसमें जब गर्भाशय के अंदर गर्भस्थ शिशु रहता है, ठीक है ना, गर्भाशय में कौन होता है? जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु जो होता है उसके लिंग का पता लगाना, उसके किसका पता लगाना? लिंग। लिंग का मतलब होता है कि वो नर है या फिर मादा है, या लड़का है या फिर लड़की है, तो उसके लिंग या सेक्स का पता करना, ऐसी तकनीक गर्भाशय में उपस्थित गर्भस्थ शिशु के नर या मादा होने का पता लगाने की जो विधि है उसे क्या बोला जाता है? उल्बवेदन जो है वो बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसकी प्रोसेस क्या रहती है? जो भ्रूण होता है उसके बाहर एम्ब्रियोटिक, मान लीजिए एम्ब्रियो है, ध्यान से सुन लेना इसको, एम्ब्रियो है, इसके बाहर की ओर एम्ब्रियोटिक क्या रहता है? एम्ब्रियोटिक जो है वो दरो रहता है, और इस दरो के अंदर क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। इस दरो के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम जो है वो उपस्थित रहते हैं। कौन उपस्थित रहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसे बोला जाता है? गुणसूत्र को बोला जाता है, जो 46 होते हैं। पीछे वाले चैप्टर के अंदर भी हमने विस्तार से इसकी बात की थी। तो क्रोमोसोम जो है, उनके क्रोमोसोम निकाले जाते हैं, और क्रोमोसोम से क्या किया जाता है? पता किया जाता है कि नर है या फिर मादा है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? उल्बवेदन कहलाती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उल्बवेदन जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में हम आगे के टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है आपके उल्बवेदन की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? नर व मादा का जो है पता लगाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आजकल इस प्रक्रिया का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? दुरुपयोग। वो कैसे हो रहा है दुरुपयोग? देखिए, गर्भाशय के अंदर ही लिंग का पता लगाने से पता चल जाता है कि लड़का है या फिर लड़की, जिसके कारण कुछ जो जिनकी मानसिकता खराब है, ऐसे लोग जो होते हैं लड़कियों को पसंद नहीं करते, वो गर्भ के अंदर ही उसको क्या कर देते हैं? मरा देते हैं। इसलिए उसे कन्या भ्रूण हत्या बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा। तो वो एक कानूनी अपराध भी है और क्या एक महापाप भी है। कन्या भ्रूण हत्या जो होती है मतलब कन्या को भ्रूण के अंदर ही समाप्त करवा देना। ओके, इसके बाद में बात करते हैं आगे। एक शब्द आपके दिया हुआ है सहेली। एक शब्द दिया हुआ है सहेली। सहेली की अगर बात करें तो ये एक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। गर्भ निरोधक का मतलब होता है महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, तो गर्भ धारण करती हैं, उसको रोकने के लिए एक टेबलेट बनाई गई है, इसका नाम क्या है? सहेली। ये भारत में बनाई गई थी। भारत में एक जो है CDRI संस्था है जो लखनऊ के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। भारत के कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होती है CDRI की, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अंदर ये गर्भ निरोधक गोली जो है वो बनाई गई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो आपका जो नया टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट का। किसका है? जनसंख्या विस्फोटक का। नया टॉपिक जो है वो किसका है? जनसंख्या विस्फोटक का। देखिए, तो जनसंख्या विस्फोटक जो है वो क्या होता है? तो अब जो टॉपिक है वो कौन सा है? जनसंख्या विस्फोटक। जनसंख्या विस्फोटक, क्या नाम है टॉपिक का? जनसंख्या विस्फोटक। देखिए, जनसंख्या विस्फोटक से हम लोग पहले तो इसकी परिभाषा समझेंगे, ये कहते किसे हैं उसको हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जनसंख्या विस्फोटक अर्थात जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोटक कहलाता है। अर्थात अनियंत्रित रूप से जो वृद्धि जनसंख्या के अंदर होती है उसे क्या बोला जाता है? जनसंख्या विस्फोटक जो है वो बोला जाता है। देखिए कैसे, जनसंख्या विस्फोटक की अगर बात करें
तो आपको मैं बता देता हूँ, सन 1900 के अंदर, अगर सन 1900 में हम लोग बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या थी वो 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब थी। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 200 करोड़ या फिर 2 अरब थी। और ये जनसंख्या 100 साल बाद 2000 के अंदर, 2000 में कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। मतलब सन 1900 के अंदर 2 अरब थी, जो 2000 में कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग भारत की बात करें, ये तो विश्व की होगी, किसकी होगी? विश्व की। अब अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था 77 के समय, लगभग 77 के समय, 1947 की बात कर लेते हैं, तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 35 करोड़ थी। कितनी थी? 35 करोड़। कितनी थी? मात्र 35 करोड़ थी। और सन 2000 के अंदर ये 1 अरब हो गई थी। कितनी हो गई? 1 अरब। कितनी हो गई? 1 अरब। मात्र इन आगे 50 सालों के अंदर कितनी हो गई? इससे 3 गुना बढ़ गई। इसके अलावा अगर वर्तमान में हम लोग बात करें, 2021 के आंकड़े आएंगे तो वो कितनी है? लगभग 1.3 अरब, 4 मान लीजिए, लगभग 138 करोड़। कितनी? 138 करोड़। मतलब कितने साल हुए? 70 सालों के अंदर कितनी बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा गुना जो है वो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही क्या बोला जाता है? जनसंख्या विस्फोटक जो है वो बोला जाता है। ओके, जनसंख्या विस्फोटक की बात करें, कारण कि जनसंख्या विस्फोटक का क्या कारण है, तो देखिए 2 शब्द लिख रहा हूँ मैं। एक तो शिशु मृत्यु दर में कमी और दूसरा मातृ मृत्यु दर में कमी। ठीक है, जो शिशु हैं, नए नवजात शिशु होते हैं, उनकी मृत्यु में बहुत सारी जो है वो कमी आई है। इसके अलावा नवजात शिशु को जन्म देने वाली माता होती है, उसकी मृत्यु में भी बहुत सारी कमी आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अपने अधिकतम स्तर पे जो है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, इसलिए बहुत ही कम आंकड़े जो हैं इनके देखने को हमें मिलते हैं। इसीलिए जनसंख्या में जो है इस आधुनिक युग के अंदर बहुत सारी जो है वो वृद्धि हुई है। जबकि पहले अगर देखते हैं 1947 या 77 से पहले इस प्रकार की भारत में सुविधाएं बहुत ही कम थी, जिसके कारण वृद्धि जो है वो नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद में जैसे 77 भारत हुआ, उसके बाद में बहुत सारी जनसंख्या में जो वृद्धि है वो हुई है, जो आपके सामने है। अब अगर हम लोग बात करें जनसंख्या वृद्धि के, जनसंख्या विस्फोटक को देखते हुए भारत सरकार ने भी कई कार्यक्रम चलाए। जैसे एक नारा आप लोग दीवारों के ऊपर भी देखते हो, जैसे हम दो हमारे दो, ये मुख्य नारा था और आज भी है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब पति पत्नी के अलावा जो बच्चे हैं वो 2 ही होने चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों। बच्चे कितने होने चाहिए? 2 ही। ये भारत सरकार का नारा था। और इसके खिलाफ जो है सख्त कानून भी बनाए हुए हैं। 2 से अधिक होने पर सरकारी नौकरी या फिर अन्य जो राजनीति में जाना चाहता है वो नहीं जा सकता। 1995 के बाद अगर इस प्रकार की कंडीशन हुई है तो ठीक है, तो सख्त नियम जो है वो भी बनाए हुए हैं, जो आप लोग आगे पढ़ सकते हो। इसके अलावा नारे के अलावा आप लोगों को पता है विवाह के लिए 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की जो है वो रखी गई है। इससे अगर कम उम्र में शादियां होती हैं तो वो कानूनी रूप से क्या है? गलत हैं, उनकी जेल भी हो सकती है। तो इस प्रकार भारत सरकार ने भी कई कार्यक्रम जो है वो इसके खिलाफ जो है वो शुरू कर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके जनसंख्या विस्फोटक था। इसके बाद में हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे, तो वो आपके है जनसंख्या नियंत्रण। जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस जनसंख्या को नियंत्रण करने की विधियाँ। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या नियंत्रण करने की विधियाँ। तो जनसंख्या नियंत्रण करने की विधियों की बात करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण